नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक हैं और अपने घर पर स्वस्थ हैं। तो चलिए आज के विषय के बारे में बात करते हैं। तो हम देखिए भारत सॉरी राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक देखिए आप, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करेंगे और हमारी इस क्लास को आप अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे। सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए क्लास को। तब तक हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आहड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला गया है कि आहड़ जो सभ्यता है उसके विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भाई गलत पूछा है तो सही और गलत मार्क करते हुए हमें चलना है। तो पहले कथन की तरफ देखते हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अब कथन नंबर 2 देखिए। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। अब देखिए मिट्टी कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और आपका कथन नंबर 4, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हमने चारों कथनों के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। ये जो कथन है तो आहड़ सभ्यता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए आहड़ सभ्यता जो है वो आपके उदयपुर में बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? तो ये है आपके बनास नदी के किनारे। अब आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता तो इसके खोजकर्ता हैं अक्षय कीर्ति व्यास। ये तो इसके खोजकर्ता हैं, लेकिन इसका उत्खनन या खुदाई किसने की थी उनको भी देखते हैं। तो इसकी खुदाई जिन्होंने की थी उनमें है रत्नचंद्र अग्रवाल व HD सांखलिया। इन्होंने इसकी खुदाई की थी। और इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो इसके खोजकर्ता हैं अक्षय कीर्ति व्यास। और कब की थी इन्होंने इसकी खोज? तो की थी इन्होंने 1 मिनट। यस, तो देखिए आहड़ सभ्यता जो है वो किस तरीके की सभ्यता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये है ताम्र पाषाणिक सभ्यता। अब देखिए इसके उपनाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक तो देखिए आपको इसी से पता चल रहा होगा ताम्र नाम आया है, इसका मतलब तांबे से संबंधित, जिसे ताम्रयुगीन कह सकते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता, और इसमें बहुत ही बड़े मिट्टी के मृद भांड मिले थे, तो इसकी वजह से भी इसका नाम मृद भांड की सभ्यता रखा गया है। और इन मृद भांडों को क्या बोला जाता था? तो इनको बोला जाता था कोठा गोरा। तो इसकी वजह से इसका नाम कोठे गोरे की सभ्यता भी है। ठीक है,
तो ये इसके उपनाम हैं कि आहड़ सभ्यता जो है उसके उपनामों में कौन कौन से नाम शामिल है। तो उसमें नाम शामिल है आपके मृदभांड की सभ्यता, ताम्रवती नगरी और कोठे गोरे की सभ्यता। इसके साथ साथ धूलकोट की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? धूलकोट की सभ्यता। ठीक है, अब हमारे कथनों के बारे में देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर तांबे की खान मिली थी, लगभग 40 तांबे की खानें यहाँ पर मिली थी। और ये सभ्यता कैसी है? तो ये ग्रामीण सभ्यता है। इस सभ्यता का प्रकार कैसा है? तो ये ग्रामीण सभ्यता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है। अब हमारे कथन देखिए। तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी सभ्यता है अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस युग में या उस काल में मानव जीवन किस तरीके से संचालित हो रहा था। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन कि आहड़ सभ्यता में जो आवासीय भवन बनाए गए थे उनकी नींव कैसी होती थी? तो उनकी नींव ईंटों की होती थी। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब तीसरा कथन क्या था कि मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन है वो अब उपलब्ध नहीं है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि अगर ये उपलब्ध होते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि भाई कच्ची ईंटों और मिट्टी से ये भवन बने थे और इनकी नींव ईंटों की थी। तो ये कथन लॉजिकली भी देखो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। अब अगले कथन की तरफ देखें तो आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत बनाने के लिए और सौंदर्य यानी कि अपने घर को साज सज्जा युक्त बनाए रखने के लिए क्या मिलाते थे मिट्टी में? क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स का मिश्रण। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल राइट है। अब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो अब आपको समझ आ गया आहड़ सभ्यता के बारे में, सारी चीज़ें आपने देख ली है। एक बार फिर से देख लीजिए ये स्लाइड कि आहड़ सभ्यता या ताम्र पाषाणिक सभ्यता जिसका ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में बनास नदी पर स्थित है। इसके खोजकर्ता अक्षय कृति व्यास और इसकी खुदाई रामचंद्र अग्रवाल व HD सांखलिया ने की थी। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो ये इसके उपनाम हैं। और यहाँ लगभग 40 तांबे की खानें मिली है। और सभ्यता का प्रकार ग्रामीण प्रकार की सभ्यता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो ताम्रयुगीन नहीं है, यानी ताम्र युग से संबंध किस स्थल का नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, कुराड़ा, ओजियाना, जोधपुरा और एलाना। तो अब हमें बताना है कि भाई ताम्रयुगीन जो सभ्यता थी वो इनमें से किसमें नहीं है। तो आप क्या ऑप्शन देख लीजिए वापस से, कुराड़ा, ओजियाना, जोधपुरा और एलाना। ठीक है, कुराड़ा के बारे में जाने तो ये कहाँ से है? कुराड़ा की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कुराड़ा की सभ्यता आपके नागौर में। कहाँ? नागौर में स्थित है। और ओजियाना आपके भीलवाड़ा में है। जोधपुरा की अगर बात करें तो जोधपुरा जो सभ्यता है, कई बार नाम से गलत करके आ जाएंगे अपन कि जोधपुरा नाम आ रहा है मतलब जोधपुर की होगी, लेकिन ये जोधपुर की ना होकर जयपुर की है। और एलाना की अगर बात करें तो एलाना सभ्यता जो है वो वर्तमान में कहाँ है? झालावाड़।
तो इन सभी के स्थल आपको पता चल गए हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, लेकिन इनमें से कौन सी ताम्रयुगीन नहीं है, तो उसके संदर्भ में जोधपुरा आपका राइट आंसर है। तो जोधपुरा जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन नहीं है, ये कौन सी है, लोहयुगीन। ठीक है, तो बाकी सभी सभ्यताएं ताम्रयुगीन है, लेकिन जोधपुरा आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप नामक पद्धति को अपनाते थे? कौन सी पद्धति? चक्रकूप नामक पद्धति। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर और आहड़। तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें चक्रकूप पद्धति का पालन होता था या इस पद्धति को अपनाया गया था? ऑप्शंस में कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर और आहड़ आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले चक्रकूप पद्धति के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो चक्रकूप पद्धति जो है, इसका मतलब है कि एक के ऊपर एक घड़ा रखकर पानी की निकासी के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी उसे ही चक्रकूप पद्धति कहा जाता है। क्या होता है कि जब भी अपने घर के आंगन में या कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस आहड़ सभ्यता के काल में ये चक्रकूप पद्धति अपनाई गई थी। उसमें जैसे अपने घर में पानी इकट्ठा हो गया तो घड़े जो हैं, मटके जो हैं, उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता था और पानी की निकासी संभव की जाती थी। इसको याद रख लेना घड़े नाम से, कि भाई एक के ऊपर एक मटका इन्होंने रख दिया इस तरीके से, और फिर जो कुएं जैसी आकृति बन गई थी, यानी ये पूरा गोल बना देते थे उसको, और जब वो गोल बन जाता है तो उसने कूप यानी कुएं से संबंधित इन्होंने रखा है। तो चक्रकूप पद्धति इसे ही कहते हैं और ये आहड़ सभ्यता में अपनाई गई थी। आहड़ सभ्यता कहाँ से है? तो आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर बनास नदी पर स्थित है। उदयपुर बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, अब कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर है? तो कालीबंगा सभ्यता ये आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वर्तमान में जिसे हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उसी के किनारे ये कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की। तो बैराट की सभ्यता कहाँ पर है? बैराट की सभ्यता ये आपके जयपुर में बाणगंगा नदी पर विकसित हुई है। बैराट की सभ्यता का संबंध जयपुर में बाणगंगा नदी से है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि बैराट की सभ्यता, कई बार बैराट और बोराट में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बै और भय का फ़र्क हम नहीं भूलेंगे। तो बैराट से जयपुर आपको याद आना चाहिए, और जयपुर में किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर यह स्थित है। अब देखिए गणेश्वर की बात करें। तो गणेश्वर आपके कहाँ से है? तो ये आपके सीकर जिले में कांतली नदी पर विकसित हुई है। कहाँ?
सीकर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है कांतली नदी। तो गणेश्वर सभ्यता जो है कहाँ पर विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में चक्रगुप्त नामक पद्धति का नाम लिया गया है और हमने देख लिया कि ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है और ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और क्लास के आप नोट्स बना सकते हैं। पैनल पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर जब कमेंट दिखते हैं तो ये दिखाई देता है भाई कि बच्चों ने गलत देखा है, हमेशा नहीं सही ये भूल जाते हैं। तो इस नहीं को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। बालाथल, बालाथल इसके खोजकर्ता, एक तरफ देखिए आपको सभ्यता दी गई है और दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो इनके बारे में देखिए, बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता कौन हैं? वी.एन. मिश्र, पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है। आहड़ सभ्यता के बारे में क्या कहा है कि आहड़ सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो कौन हैं? रत्नचंद्र अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, इसके खोजकर्ता कौन हैं? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। बैराट, बैराट की सभ्यता, इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बालाथल की अगर बात करें तो बालाथल आपका बिल्कुल सही है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो वीरेंद्रनाथ मिश्र ही है। अगर हम बात करें आहड़ की, तो हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, ये देखिए, देखते हैं। खोजकर्ता, आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। और जो रत्नचंद्र अग्रवाल थे उन्होंने क्या किया था? आहड़ सभ्यता के उत्खनन में उनका योगदान है, ना कि वो इसके खोजकर्ता हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। और रत्नचंद्र अग्रवाल इसके उत्खनन से संबंधित हैं। कालीबंगा, कालीबंगा की सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है, अमलानंद घोष उसके खोजकर्ता हैं, ये बिल्कुल राइट है। बैराट की सभ्यता जो कि जयपुर में है, दयाराम साहनी उसके खोजकर्ता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओके। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? क्या पूछा गया है कि स्वीडन देश के जो पुरातत्वविद हन्ना रीड थे उनके निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है या किस सभ्यता की खुदाई हुई है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। पीलीबंगा, नोह, रेड और रंगमहल। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि किस सभ्यता की खोज इनके निर्देशन में की गई है। तो देखिए रंगमहल जो है इसकी खुदाई इनके निर्देशन में की गई है। किसकी? रंगमहल की। रंगमहल की खुदाई किसके निर्देशन में की गई है? तो देखिए स्वीडन के पुरातत्वविद हन्ना रीड के निर्देशन में। अब देखिए रंगमहल सभ्यता है कहाँ पर? तो ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में किस नदी पर?
तो हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती, इसका नया नाम क्या है? सरस्वती का नया नाम क्या रखा गया है? वर्तमान में हम इसे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? स्वीडन के पुरातत्वविद हन्ना रिड के निर्देशन में। अब देखिए इसमें क्या मिला था। तो इसकी खुदाई में गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी। क्या मिला था यहाँ पर? गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो रंग महल, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए पीली बंगा या काली बंगा, पीली बंगा हो या काली बंगा, वह डाबरी, पीली बंगा, काली बंगा, डाबरी, ये सभी जो हैं सभ्यताएं, ये कहाँ पर विकसित हुई हैं? तो ये हनुमानगढ़ की ही जो और अधिक सभ्यताओं के बारे में हम जानते हैं, तो इनको ही हम उनमें शामिल करते हैं। नौह की अगर बात करें तो नौह कहाँ की सभ्यता है? तो नौह है आपके भरतपुर जिले की। नौह सभ्यता कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। और रेड की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपके कोटा में। और इस रेड को और क्या कहा जाता है? तो इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। कौन सा नगर? टाटा नगर। टाटा बिड़ला वाले टाटा नहीं, मतलब देखो चला तो वहीं से आ रहा है टाटा। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं या किस सभ्यता से इसका संबंध है? तो किस सभ्यता से है? रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पर हमें इसको याद रखना है कि सही के बारे में पूछा गया है। हमेशा मैं कहती हूँ नहीं और सही दोनों चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर रखना है हमें, और नहीं और सही पे टिक कर लेना है, ताकि हमें याद रहे कि नहीं बताना है तो जो गलत है उसके बारे में बताना है, सही बताना है तो जो गलत है उन पे गलत मार्क करके सही को ढूंढना है। तो एक तरफ आपको सभ्यताएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ दे रखा है कि कौन सी सभ्यता किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखी है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा सभ्यता की नदी कौन सी दे रखी है कि ये भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पश्चिमी बनास नदी पर स्थित है। गिलुंड की बात करें तो ये है आपके बनास नदी पर। बागोर की बात करें तो बागोर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानसी नदी पर है। कालीबंगा लूनी नदी पर है। अब देखिए हमने सारी सभ्यताएं पढ़ी है, और कालीबंगा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर होती है घग्गर नदी। ठीक है, बागोर, तो बागोर जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो बागोर आपके भीलवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से? बागोर जो है वो आपके भीलवाड़ा से संबंधित है, और जिस नदी पर स्थित है वो है कोठारी नदी। कौन सी नदी है? तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में जो सभ्यता स्थित है उसका नाम है बागोर। अब देखिए बात करते हैं गिलुंड की। तो गिलुंड जो है वो बिल्कुल बनास नदी पर ही स्थित है। कहाँ है? बनास नदी पर ही स्थित है। और कहाँ पर? तो ये आपके राजसमंद में।
राजसमंद में बनास नदी पर जो सभ्यता स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गिलुंड। और अब बात करते हैं तिलवाड़ा की। तो तिलवाड़ा जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपके बांसवाड़ा में लूनी नदी पर स्थित है। ठीक है, बांसवाड़ा में लूनी नदी पर स्थित सभ्यता तिलवाड़ा की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट मैच किया हुआ था। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिलुंड सभ्यता बनास नदी पर। ठीक है, देखिए सही पे मार्क किया था तो सिर्फ सही, बाकी सभी क्या है? रॉन्ग मैच किए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? गलत कथन के बारे में पूछा गया है। तो हम वही हमारा पैटर्न फॉलो करेंगे, सही और गलत को मार्क करने का। तो महासतियों वाला टीला कहाँ पर है? कौन सी सभ्यता से इसका संबंध है? तो बागोर सभ्यता से इसका संबंध बताया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले दूसरा ऑप्शन हमारा, गोफन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ये भी बागोर सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ये किसके बारे में बताते हैं? तो रॉक पेंटिंग का संबंध किससे बताया गया है? ओजियाना से। ठीक है, अगला जो है उसमें देखिए, प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोह, कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता। अब देखिए इसमें से जो गलत है हमें वो छांटना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। महासतियों वाला टीला बागोर सभ्यता से इसका संबंध है। ठीक है, गोफन के प्रमाण भी बागोर सभ्यता से मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति का संबंध नौह सभ्यता से है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, इसका संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो इसका संबंध गर्दड़ा सभ्यता से इसका संबंध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बूंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो गया है। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति किस पर विराजित है? गरुड़ आसन पर विराजित विष्णु की मूर्ति का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रावती, श्रीपंथ सभ्यता, ओला और सुनारी। क्या पूछा गया है कि गरुड़ आसन पर विराजित विष्णु जी की मूर्ति जो है उसका संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका जो संबंध है वो आपके चंद्रावती से है। और ये सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये सभ्यता आपके सिरोही में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में ये सभ्यता स्थित है। देखिए इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो ये सभ्यता जो है इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड, किसने? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने जिक्र किया है अपने ग्रंथ में, और वो ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो ग्रंथ है जिसमें इन्होंने चंद्रावती सभ्यता का उल्लेख किया है या जिक्र किया है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
किस ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख किया है चंद्रावती सभ्यता का? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में इन्होंने जिक्र किया है इसका। और अब जानते हैं कि भाई ये जो मूर्ति मिली है गरुड़ासन पर विराजमान विष्णु भगवान की, तो दुनिया में सिर्फ ये इसी सभ्यता में मिली है, बाकी और कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं देखी गई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये बेशकीमती बन जाती है। अब देखिए, अगर सुनारी की बात करें तो सुनारी जो सभ्यता है उसका संबंध कहाँ से है? तो सुनारी सभ्यता आपके झुंझुनू से संबंधित है। कहाँ से? तो सुनारी सभ्यता का संबंध झुंझुनू जिले से है। यहाँ पर खुदाई में क्या मिला था? तो यहाँ पर जो मिला था वो थी भट्टियाँ, लोहा गलाने की पुरानी भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता से जो हमें प्राप्त हुआ था वो थी लोहा गलाने की सबसे प्राचीनतम भट्टियाँ। ठीक है, अब श्रीपंथ सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो श्रीपंथ सभ्यता, इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो अब इसे बयाना सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ? भरतपुर जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं ओला की। ओला सभ्यता का संबंध किससे है? तो ओला सभ्यता आपके जैसलमेर से संबंधित है। ये आपके जैसलमेर से संबंधित है। और यहाँ पर खुदाई या उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर मिले हैं पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के साक्ष्य। क्या? पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के साक्ष्य। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप हो सकते हैं कि पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के साक्ष्य आपको किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उस सभ्यता का नाम कहाँ क्या है? ओला। और ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये सभ्यता जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति, इसका संबंध किस सभ्यता से है? तो चंद्रावती सभ्यता स्थल से गरुड़ासन पर विराजमान विष्णु जी की मूर्ति मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आर्य सभ्यता के समकालीन है? क्या पूछा गया है कि इनमें से, यानी दिए गए ऑप्शंस जो हैं, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका समकालीन आर्य सभ्यता है? यानी इसकी समकालीन सभ्यता कौन सी होगी? आर्य सभ्यता होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रेलवन व दुगारी और तरजान वाला डेरा। तो हमें इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके समकालीन सभ्यता जो है वो आर्य सभ्यता है। आर्य सभ्यता को और क्या क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता को और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है लोहयुगीन सभ्यता। आर्य सभ्यता या लोहयुगीन सभ्यता। ठीक है,
अब देखिए, वैदिक काल के निर्माता के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता है, तो वो भी आर्य सभ्यता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वैदिक काल के निर्माता के रूप में जो सभ्यता जानी जाती है वो कौन सी है, तो आर्यों की सभ्यता, आर्य सभ्यता। अब देखिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें तर्जान वाला डेरा, ये जो आपका पुरातात्विक स्थल किसके समकालीन है, आर्य सभ्यता के समकालीन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं कि तर्जान वाला डेरा है कहाँ पर। तो ये डेरा कहाँ पर बसाया गया था, गंगानगर में। तो इस डेरे की लोकेशन क्या है, तो तर्जान वाले डेरे की लोकेशन है गंगानगर। अब देखिए हम जानते हैं कि भाई रेलवन व दुगारी ये कहाँ पर है। तो रेलवन व दुगारी जो है ये आपके बारा में स्थित है, और कालीबंगा व पीलीबंगा ये दोनों ही सभ्यताएं आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तर्जान वाला डेरा किसके समकालीन सभ्यता का है, तो आर्य सभ्यता के समकालीन तर्जान वाला डेरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसके पशुपालन के। तो प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो देखिए बागोर, तिलवाड़ा 1 व 2 दोनों, और नलियासर। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, बागोर, तिलवाड़ा 1 व 2 दोनों, और नलियासर। तो हमें क्या बताना है कि प्राचीनतम पशुपालन जो है उसके अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता, यहाँ पर। तो बागोर सभ्यता, इसमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो मिले थे। अब बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सी नदी, तो यहाँ पर कोठारी नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी के तट पर या किनारे पर यह सभ्यता मिली है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और जानते हैं कि बागोर से उत्खनन, यानी इस सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ पर क्या मिले थे, तो यहाँ पर महासतियों का टीला, क्या, महासतियों का टीला। अब देखिए पशुपालन इसके साक्ष्य के साथ साथ यहाँ पर क्या मिले थे, तो यहाँ पर शिकार के लिए, मछली के शिकार के लिए, और चमड़े की सिलाई व छेद निकालने के लिए औजार भी मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पशुपालन से संबंधित, और मछली का शिकार, चमड़ा सिलने व छेद निकालने, इनके लिए औजार मिले हैं। और यहाँ के लोगों के बारे में जो स्वास्तिक हम बनाते हैं, ये स्वास्तिक, इस स्वास्तिक को ये किस तरह यूज़ करते थे, कि इसका प्रयोग किस तरीके से ये करते थे, तो वास्तु दोष मिटाने के लिए। तो स्वास्तिक का प्रयोग यहाँ के लोग वास्तु दोष को मिटाने के लिए करते थे। ठीक है, हम भारतीय भी स्वास्तिक को बहुत ही ज़्यादा
पवित्र मानते हैं और इस सभ्यता के लोगों में भी वास्तु दोष को मिटाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वो कौन सा था? स्वास्तिक। अब देखिए, तिलवाड़ा सभ्यता जो है वहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिले हैं। अब तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये आपके बाड़मेर में लूनी नदी पर है। बाड़मेर में लूनी नदी पर यह सभ्यता स्थित है। तो इन दोनों ही जगह पर यहाँ पर भी शिकार के औजार मिले हैं और इन दोनों ही सभ्यताओं का जो संबंध है वो किससे है? पशुपालन के अवशेषों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। तो आज की हमारी प्रश्नों की ये सीरीज़ जो है, प्रश्नावली जो है, इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर से आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप क्लास को ढूंढेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बटन प्रेस करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नई जो वीडियो आएगी उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।